अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया, तोड़फोड़ शुरू की, जलाना शुरू किया, गोली मारना, तब फिर कानून आएगा उसके बाद। लेकिन उमर खालिद के बारे में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग वैंग, बिल्कुल झूठ बात निकली। टुकड़े टुकड़े गैंग उन्होंने नहीं कहा था, वो तो दूसरे लोग आए हुए थे, और मैं समझता हूँ भगवाई के लोग थे जो कि वहां थे, और ये बातें तो साबित भी की गई हैं। उन्हीं लोगों के फुटेज जो और जगहों पर मिले हैं जो कि भगवा के उसमें प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और वो लोग जाके वहां पे टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। हम मुल्क को तो जोड़ना चाहते हैं, हम मुल्क को तो जोड़ना चाहते हैं, हम मुल्क को तो जोड़ना चाहते हैं। लिंचिंग का फुटेज मौजूद है, उसमें चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। मैंने उस पूरे को 4-5 फोटो के साथ जो है पुलिस को मैंने नोटिस दे के भेजा कि भाई ये इनके बारे में आपने क्या किया। वही राइट के जमाने में हो रहा था। आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। गाली गलौज से नहीं किया जाता है, गाली गलौज तो ये भगवा के भक्त लोग करते हैं, और इनकी जो है बहुत ही किरकिरी हो रही, बड़ी इनकी बेइज्जती हो रही है, वो होगी उनकी। और इनकी जो है बहुत ही किरकिरी हो रही, बड़ी इनकी बेइज्जती हो रही है, वो होगी उनकी। दिन में तकरीबन 1 बजे के आसपास उमर खालिद को दिल्ली की स्पेशल सेल पूछताछ के लिए बुलाती है, और तकरीबन 11-12 घंटे तक पूछताछ, और फिर रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी जाती है कि उमर खालिद को दिल्ली दंगे के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं, और मैं उनसे जानना चाहता हूं, सर किस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को ही अब निशाना बना लिया है और मुख्य आरोपी के तौर पर पेश करने पर लगी हुई है? देखिए, सिर्फ उमर खालिदी को नहीं बनाया है, बल्कि बहुत से ऐसे लोग जो कि इंटेलेक्चुअल हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे लोगों को उसमें लाया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो कि सही माने में खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी तायद कर रहे थे। वो कभी जाते भी थे वहाँ पे, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो लोग और थे। तो ये लोग भी वहाँ बैठे हुए थे वो, और जो लोग उनकी तायद कर रहे थे या जाके वहाँ पे उनको सपोर्ट करते थे, ये सब लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा डेमोक्रेटिक राइट हिंदुस्तान में, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन के तहत ये है कि हम अपनी बात रख सकते हैं सही तरीके से। हर काम जो है सही तरीके से किया जाता है, गाली गलौज से नहीं किया जाता है। गाली गलौज तो ये भगवा के भक्त लोग करते हैं, ये शरीफ लोग होते हैं, महज़ब लोग होते हैं, वो गाली गलौज नहीं करते। लेकिन अपनी बात रखने का पूरा उनको हक है, और वो ये लोग यही कर रहे थे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये इतना बड़ा फसाद कराया गया, और इसके बारे में मुझे कोई भी तकल्लुफ़ नहीं कहने में कि ये फसाद जो है जिन लोगों ने कराया था वो आज़ाद घूम रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है, उनसे स्पेशल सेल कोई इंटरोगेशन नहीं कर रहा, जबकि दलीलें इतनी मौजूद हैं और पब्लिक डोमेन में है। यानी कि कोई राज है कोई, बल्कि पब्लिक डोमेन में मौजूद है। क्या कपिल मिश्रा और उसके अलावा जो वर्मा और कौन ये सब लोग हैं, इन लोगों की जो है क्या वीडियो मौजूद नहीं है, घूम रही दुनिया भर में, BBC वगैरह के वेबसाइट पे मौजूद है। तो उन लोगों को तो एक बार भी नहीं बुलाया गया, जो कि कह रहे हैं साफ साफ कि मारो काटो, हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम नहीं हटाओगे, पुलिस से कह रहे हैं, वही पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो हम खुद अपने हाथ से उठाएंगे, ये सब मालूम है। उसके अलावा बहुत सी और तफसीलात मौजूद हैं, अगर वो उसमें गहराई से जाएंगे। CCTV फुटेज, आज तो CCTV फुटेज जो है हर घर से मिल सकता है। घर से बाहर निकलिए, सड़क पे कोई ना कोई आपको CCTV मिलेगा, उसकी बुनियाद पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जो फुटेज बिल्कुल असली किस्म का मौजूद है, जैसे कि लिंचिंग का फुटेज मौजूद है, उसमें चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। मैंने उस पूरे को 4-5 फोटो के साथ जो है पुलिस को मैंने नोटिस दे के भेजा कि भाई ये इनके बारे में आपने क्या किया। वही राइट के ज़माने में हो रहा था। आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, और मैं समझता हूँ देंगे भी नहीं, इसलिए कि उनकी नीयत नहीं है। नीयत उनकी ये है कि किसी तरह से कुछ और लोगों को फंसा दो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो आम स्टूडेंट ही कुछ ना हो, करके उनका पूरी जो है इल्ज़ाम उनके ऊपर डाला जा रहा है कि इन्होंने किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये हमारा हक है ये हिंदुस्तान में। जब वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे उसके बाद देखा जाएगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है
जिसके तहत के ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग जो है उसी के तहत आते हैं और उनको उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो नीचे का कोई मामूली सा स्टूडेंट हो। सब लोगों के लिए एक ही कानून है कि आप महज़ब तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया, तोड़फोड़ शुरू की, जलाना शुरू किया, गोली मारना, तब फिर कानून आएगा उसके बाद। लेकिन उमर खालिद के बारे में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जो उन्होंने इससे पहले जो दावा किया था टुकड़े टुकड़े गैंग वैंग, बिल्कुल झूठ बात निकली। टुकड़े टुकड़े गैंग उन्होंने नहीं कहा था, वो तो दूसरे लोग आए हुए थे और मैं समझता हूँ भगवाई के लोग थे जो कि वहाँ थे। और ये बातें तो साबित भी की गई हैं, उन्हीं लोगों के फुटेज जो और जगहों पर मिले हैं जो कि भगवा के उसमें प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और वो लोग जाके वहाँ पे टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। इन लोगों ने नहीं किया। और कोई भी आदमी जो समझदार है, अक्लमंद है, महज़ब है, वो टुकड़े टुकड़े, हम मुल्क को तो जोड़ना चाहते हैं, हम मुल्क को एक करना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये भगवा है, ये भक्त लोग हैं टुकड़े टुकड़े, जो कि बांट रहे हैं समाज को, मुख्तलिफ तरीके से बांट रहे हैं। यानी रिलीजियस लाइन्स पे बांट रहे हैं, कास्ट लाइन से बांट रहे हैं, इलाके को उस पर बांट रहे हैं। साउथ के लोगों को कुछ और समझते हैं, दलितों को कुछ और समझते हैं, मुसलमानों को कुछ और समझते हैं, क्रिश्चियंस को भी देखिए कितना बड़ा इनके ऊपर आजकल आया हुआ है, फिर शुरू हो गया है। क्रिश्चियंस के ऊपर भी जो एताब है वो शुरू हो गया है। अभी चंद दिन पहले किसी एनजीओ से उन्होंने जो श्योरिटी उसने कुछ 54-55 करोड़ रुपए की दी थी वो छीन ली उससे, मतलब उसको कैश करा लिया, उस पर एक तरह जुर्माना लगा दिया है। और उसके अलावा पकड़ धकड़ क्रिश्चियंस भी शुरू हो गई। मुसलमानों की तो चलती ही रहती है 24 घंटे, लेकिन उनकी भी शुरू हो गई है। तो वो लोग जो कि टुकड़े टुकड़े असली गैंग है, वो तो दूसरे लोग हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उमर खालिद या अपूर्वानंद या दूसरे और जो है बहुत से लोग जिनका अभी नाम आया है, प्रोफेसर लोग भी हैं, पॉलिटिशियन लोग भी हैं, राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। ये लोग सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल कर रहे थे। और मुझे यकीन है कि ये जब ये केस जो है अदालत में जाएंगे, नीचे की अदालत में तो मुमकिन है वो लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब ऊपर जाएगा, जब हम देख रहे हैं अभी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छे फैसले आ रहे हैं और इनकी जो है बहुत ही किरकिरी हो रही, बड़ी इनकी बेइज्जती हो रही है, वो होगी उनकी। इसलिए कि जब कोई एक आला मेयार का एक जज होगा तो वो अपनी अकल इस्तेमाल करेगा, कानून इस्तेमाल करेगा, जो नज़ीरें पहले बनी उसको इस्तेमाल करेगा और वो दलीलें देखेगा। अभी तो हिंदुस्तान, खुद दिल्ली के हाई कोर्ट में हमने देखा कि जज जो है पुलिस को डांट रहा है कि तुमको सिर्फ एक ही तरफ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ क्यों नहीं देखते। सेशन के जज ने यही बात कही उनसे। तो पुलिस को लेकिन शर्म नहीं आ रही है, पुलिस जो है उसी ढर्रे पे चल रही है। और जो उसको आका ने ऊपर से कह दिया है कि देखो तुमको जो है दूसरे लोगों को फंसाना है और इन लोगों को बचाना है, वो काम कर रही है। सर, इसी के साथ उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद 2 ट्वीट जिसकी चर्चा लगातार चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुश है और ये बता रही है कि मुख्य आरोपी था उमर खालिद, वो गिरफ्तार हो गया। तो वहीं इस्लामिक आतंकवादी कहते हुए कपिल मिश्रा उमर खालिद को बताते हैं कि इस्लामिक आतंकवादी जो उमर खालिद है उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इससे पहले हमने इनके जो सरगना थे ताहिर हुसैन, खालिद सैफी को भी हमने गिरफ्तार किया था। तो वहीं संबित पात्रा भी ट्वीट कर रहे हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं जो छवि एक खास समुदाय के ध्रुवील करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं? ये छवि बनाई जाती है। ये तो दुनिया में मैं समझता हूँ कि इसकी इतनी हल्की सी भी अकल होगी वो भी नहीं इनको इस्लामी आतंकवादी कहेगा। इसलिए कि उमर खालिद के बारे में मालूम है कि वो उनके ख्यालात जो हैं कम्युनिस्ट ख्यालात हैं। कम्युनिस्ट आदमी इस्लामी आतंकी कैसे हो सकता है? उसके ख्यालात तो दूसरे किस्म के होंगे। वो उसको आप ISI से जोड़िए या उसको कायदा से जोड़िए या ऐसे कुछ भी कीजिए, सही गलत तो अलग बात है। लेकिन किसी कम्युनिस्ट आदमी को कहना कि वो इस्लामी आतंकी है, बिल्कुल झूठ, गलत है। लेकिन ये इनका तरीका है, किसी के आदमी के बारे में कुछ भी बोल करके फिर उसको बार बार इतना दोहराते हैं उसको कि आम आदमी जो बेचारा जानता नहीं, जो सड़क पर चलने वाला है, जो घरों में बैठा हुआ है, वो समझता है कि सही होगा। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। उमर खालिद का या और दूसरे लोग भी जो नाम लिए हैं, ताहिर हुसैन का आपने नाम लिया, उमर और दूसरे लोग जो हैं, इन लोगों का कुछ भी ताल्लुक इस्लामी आतंकवाद से नहीं है। ये लोग अपने सियासी हक का इस्तेमाल कर रहे थे। सियासी हक ये है कि आपको गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के बारे में अगर एतराज़ हो तो आप एक महज़ब तरीके से उसको कह सकते हैं। उसके अंदर प्रोटेस्ट करना भी शामिल है। प्रोटेस्ट उसी वक्त गलत होता है जब आप वहाँ पर
किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, मारपीट शुरू करते हैं, वो जलाते हैं, बस को जलाया, इसको जलाया, तब उसको समझा जाता है कि ये गलत है। लेकिन उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इब्तदा जैसे जामिया मिल्लिया में 15 दिसंबर को किसने शुरू किया? ये लोग तो खाली मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस आई अंदर, पुलिस आई जामिया मिल्लिया में, यूनिवर्सिटी के अंदर तो पुलिस जा भी नहीं सकती है। जब तक यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी आपको इजाज़त नहीं दे, पुलिस अंदर नहीं जा सकती है। ये लोग न सिर्फ गए अंदर, लोगों का सर फोड़ा, लोगों के हाथ पांव तोड़े, बल्कि ये लाइब्रेरी में जा करके उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए ज़्यादा का नुकसान पहुँचाया। कुछ फर्नीचर तोड़ डाला, किताबें तोड़ डाली, शेल्फें तोड़ डाली, क्या क्या कर डाला। तो ये लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे। यही काम इन्होंने उसी तारीख को 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी किया था। वहाँ पर भी ये लोग कैंपस के अंदर गए थे और बहुत तोड़ फोड़ की थी और बहुत जलाया था, और वहाँ पे मोटरसाइकिल जलाई थी, मालूम क्या क्या किया था इन्होंने। तो ये इनका तरीका है ताकि लोग जो कि अपने डेमोक्रेटिक राइट का, जो कि प्रोटेस्ट करने का हक है, उससे दस्तबरदार हो जाएं और घरों में बैठ जाएं और इनको करने दें जो भी करना है। ऐसा नहीं है, जब ये गलत कर रहे हैं तो लोग बाहर निकलेंगे और यकीनन जो है उन अपना हक इस्तेमाल करेंगे और ये कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। जो इन्होंने NRC और CA वगैरह में तब्दीलियाँ ले आए हैं वो गलत हैं वो, और जब तक वो उनको वापस नहीं लेगी, लोग उस पर एहतजाज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और बाहर निकलते रहेंगे। ठीक है, आप पकड़ेंगे, आप जेल में डालेंगे, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे पहले भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या जद्दोजहद जारी नहीं रही? तकरीबन 100 साल तक लोग लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो यहाँ से भागने को मजबूर हुए। तो ये भी जो जाएंगे, 100 साल नहीं लगेगा इनको तो मुश्किल से 5-10 साल ही लगेगा। लेकिन उस दौरान हम चुप नहीं रहेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। जो भी शहरी है, जो भी नागरिक है, वो अपनी बात जो है रखने का अधिकार रखता है, और उमर खालिद ने वो अपना अधिकार इस्तेमाल किया था। उसकी बुनियाद पर ये किसी ऐसे ट्विटर में कुछ लिख दिया, भाई हम भी लिखते रहते हैं, आप भी बहुत से लोग लिखते रहते हैं, इसकी तायद करते हैं, उसके खिलाफ कुछ लिखते हैं, लेकिन उससे कोई आदमी आतंकवादी नहीं हो जाता। जैसा कि सर आपने जामिया का जिक्र किया, जामिया में दिल्ली पुलिस बिना परमिशन के जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाती है, तोड़फोड़ करती है, पर यही इंसिडेंट जब JNU में होता है, गुंडे अंदर घुस करके, वहां दिल्ली पुलिस अंदर नहीं होती, गुंडे होते हैं। जब उन्हें रोकने के लिए लगातार लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि गुंडे अंदर घुस आए हैं, तो दिल्ली पुलिस परमिशन का इंतजार गेट पर खड़े होकर के करती है। तो ये जो दोहरा रवैया दिल्ली पुलिस का है, उसे किस तरीके से देखेंगे फिर आप? नहीं, वो दोहरा रवैया तो है ही है। अब खाली इसी के बारे में थोड़ी है। JNU में इतना बड़ा कांड हो गया, इतने लोग आए और पुलिस बाहर खड़ी हुए, और कितने लोग, जिसमें कोमल मिश्रा का आपने नाम लिया, उसके अलावा भी दूसरे लोग भी लोगों को समझ में आ गए। उन्होंने बताया ये देखो ये आदमी दूसरी जगह मौजूद था, और उसके बावजूद उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस तरह से वो बच्चा जो कि वहाँ पर जो है जो वहाँ पे गायब है कई साल से, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिन लोगों पे इल्ज़ाम है वो भी ABVP के, मतलब ये BJP के जो युवा, जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर हैं, उनसे कुछ भी पूछताछ नहीं की गई है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनसे इस तरह से वो भी उनको लाए स्पेशल सेल और उनको ला करके 10 घंटा उनसे जरा करे, तो मालूम हो जाएगा वो कहाँ गायब हुआ है, मार डाला गया या कहीं गायब ही कर दिया गया या उसको मार के फेंक दिया जंगल में। मुझे नहीं मालूम क्या किया, लेकिन हुआ ज़रूर है। इसलिए कि एक जिंदा अच्छा खासा आदमी जो है गायब हो जाता है वहाँ से, और ये कुछ नहीं करते। इसलिए करने वाले, मैं समझता हूँ कि इन्हीं के अपने जो है, जो इनका ग्रोह है, इनका जो है वो उसी के लोग थे। तो यहाँ पे दोहरी पॉलिसी मुस्तकिल अपनाई जा रही है। कोई यहाँ पे नहीं, लिंचिंग है, देख लिए, लिंचिंग के अंदर जो है बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से किसी की मर्डर होता है, उसके बाद उस मर्डर हुए आदमी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? ये आखिर इंसाफ यही होना चाहिए कि जिन्होंने उसका मर्डर किया है, अभी चंद दिन पहले आफ्ताब साहब का एक यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर थे उनका हुआ है, और आज तक भी उसके सिलसिले में बाकायदा FIR नहीं लिखी गई है। और वो यही कह रहे हैं कि साहब ये तो कोई लड़ाई उड़ाई थी। लड़ाई उड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके बेटे ने 50 मिनट का वीडियो ऑडियो भी मौजूद है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि तू जय श्री राम का है, तू मोहम्मदन है, फला फला। साफ वाज़ेह है कि उसकी लिंचिंग हुई है और उसके मुसलमान होने की वजह से हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की इस वक्त जो हुकूमत है वो दरहकीकत जो है एक ख़ास किस्म का एक ख्याल रखती है, और उसमें उसके नज़दीक अगर ये जुर्म जो है फलां करता है तो कुछ नहीं है, और फलां करता है तो उसके हाथ पांव तोड़ दो उसको। ये इनका है, ये गलत है, और ये दुनिया भी देख रही है, दुनिया भर में थू थू हो रही है इस बात की। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है
इनके लिए ज़िंदगी भर के लिए, इसकी आजकल की नहीं बल्कि 100 साल के लिए मैं समझता हूँ ये जो इनका 10 साल का कार्यकाल रहेगा, वो इनको जैसे कि आज हम इमरजेंसी को याद करते हैं, ऐसे ही हम जो है मोदी के दौर को भी याद करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लाकानूनियत, यहाँ पे अनारकी और एक ख़ास किस्म के तबके को इजाज़त कि साहब लो जहाद के नाम पे कुछ भी कर लो, गाय के नाम पे कुछ भी कर लो, और जो है घर वापसी के नाम पे कुछ भी कर लो, और लोगों की जो है इज़्ज़त पे हाथ डालो, लोगों की जो है मर्डर करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही, दुनिया खूब अच्छी तरह देख रही है। अमेरिका में, ब्रिटेन में बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, बिल्कुल साफ साफ देख रही हैं, उस पर बोल भी रही हैं। लेकिन इन पे जू नहीं रखती इन्होंने, इसलिए कि इन्होंने जो मुल्क के काफ़ी बड़े जो तबका जो मीडिया में है उसको इन्होंने ख़रीद रखा है, या उनको डरा धमका कर रखा हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत यही है कि वो बोलते नहीं हैं, बल्कि वो उल्टी बात करते हैं जो बोलना चाहिए उनको। तो ये जो मरहला है, ये जो पीरियड है, ये भी एक तरह से जैसे कि हम याद करते हैं मुसोलिनी का और हिटलर का ज़माना याद करते हैं, ऐसे इसको भी याद रखेंगे कि यहाँ पर लाकानूनियत हो गई थी और कुछ लोगों को इजाज़त मिल गई थी कि जब चाहे दंगा कर दो, जब चाहे मस्जिद को उठा दो, जब चाहे कहीं फसाद कर दो। तो इस पर जो है एक ज़माना आएगा, यकीनन आएगा, जबकि इसकी इस खिलाफ कार्रवाई होंगी, और ये लोग जो अभी कर रहे हैं जेल में जाएंगे। ये वो ज़माना आएगा, बहुत हम तो मायूस नहीं है, देर लगती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो है अंधेर नहीं है, देर ज़रूर होती है। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उमर खालिद के जो वालिद हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का भी नाम दे दिया था, और इसके लगातार देखने को मिल रहा है कि ठीक बिहार चुनाव सर पर हैं, बिहार चुनाव से पहले उमर खालिद की गिरफ्तारी, क्योंकि बिहार से ही इमरान हैदर का भी नाम आता है जो खुद आरजेडी से जुड़ा हुआ युवा नेता है। तो क्या देखा जाए कि पोलराइजेशन के लिए उमर खालिद और ये तमाम नामों का इस्तेमाल अब बिहार चुनाव में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? ये तो करते ही हैं, ये तो इनका तरीका है, ये करते ही हैं। यहाँ पे इलेक्शन दिल्ली में होगा तो कुछ करेंगे, दंगा करा देंगे, अगर कोई नेशनल लेवल पे इलेक्शन होने वाला है तो पुलवामा करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, ये तो इनका तरीका है। और अब जो है बिहार में जो हो रहा है उसके भी एक कड़ी है, ये जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे उसको खूब इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जो एक एक्टर की जो है ये मौत हुई है, कैसी हुई है, उसकी ज़रूर तहक़ीक़ होनी चाहिए, जो मुजरिम उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको पूरी तरह से पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है। वहाँ पे एक पक्ष जो है वो महाराष्ट्र में हाकिम है, वो कुछ बोल रहा है, और जो पक्ष दूसरा सेंटर में या बिहार में वो कुछ और बोल रहा है। तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ एक जुर्म जो होता है वो पूरे तरह से पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है, वो भी एक तरह से पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है, और हकीकत जो है आवाम के सामने नहीं आती। और जब हकीकत सामने नहीं आएगी तो फिर यही होगा कि जो मुल्ज़िम असली मुल्ज़िम है उनको सज़ा नहीं मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।